हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। एंड आज की इस वीडियो का मकसद है मई 2019 एग्जाम के लिए प्लानिंग करना। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो उन बच्चों की नीड को कैटर करेगा जिनका कि एग्जाम मई 2019 में है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि शायद ऐसा अनुमान है कि शायद एग्जाम जून में भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आईसीएआई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती तब तक हम इंतजार करेंगे। एंड कंजर्वेटिज्म का एक प्रिंसिपल चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यही मानकर अभी जो है अपनी गाइडेंस आपको दूंगा। प्लानिंग हम करने वाले हैं दैट यस द एग्जाम इज गोइंग टू बी इन मई 2019। अगर बाय चांस जून में शिफ्ट हो गया, इन दैट केस एक महीना आपको बोनस का मिलेगा, एक महीना नहीं से कुछ दिन बोनस के मिलेंगे। तो ऑब्वियसली वो प्लान हमारा थोड़ा सा रिलैक्स वहां पर जाकर हो सकता है, या फिर हम उसको सब उस डेज को, उस एक्स्ट्रा डेज को यूज कर सकते हैं वापस से क्विक रिवीजन के लिए। तो करंटली ये वीडियो मई 2019 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और इस वीडियो का मकसद है प्लानिंग करना उस एग्जाम के लिए कि जो भी हमारे पास ये समय लेफ्ट है 2-3 महीने का, इसको किस प्रकार से हमने यूटिलाइज करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एजेंडा सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। लेट मी राइट डाउन दैट आर एम ऑफ दिस वीडियो, आर फोकस इज गोइंग टू बी प्लानिंग। प्लानिंग हमें करनी है। एग्जाम हम देने जा रहे हैं, सीए इंटर है या सीए आईपीसी है। इन एनी केस वी नो वी आर हैविंग टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर जहां हमारे पास आते हैं 4 सब्जेक्ट, अकाउंट्स है, लॉ है, कॉस्ट है और टैक्स है। वेयर एज इन ग्रुप 2 वी आर हैविंग 4 सब्जेक्ट्स अगेन, एडवांस अकाउंट्स है, ऑडिट है, EIS SM है एंड FM इको है। ये मैंने लिख दिया है एज पर न्यू सिलेबस। अगर बाय चांस हम ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, इन दैट केस यहां कॉस्ट की जगह हो जाएगा कॉस्ट प्लस FM, ये सब्जेक्ट निकल जाएगा और यहां रह जाएगा IT SM। तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो मैं यहां पर IPC या इंटरमीडिएट के माध्यम से जो है इसको डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा। एंड आगे मैं अपने इस वीडियो में बार बार रेफर करूंगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ऐसा करें, थ्योरी के लिए ऐसा करें। तो अभी आपको बता देता हूं प्रैक्टिकल कौन सा है, थ्योरी कौन सा है मेरे लिए, जो मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूं। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज थ्योरी, this is practical as well as theory, this is practical theory practical as well as theory, क्योंकि इको का पोर्शन यहां पर आ जाता है FM के साथ। So now we are here। मैं आज की तारीख लिख देता हूं। ये वीडियो हम बना रहे हैं 30th ऑफ जनवरी को एंड एग्जाम है मई 2019 में। फेब्रुवरी का मंथ आएगा, मार्च का मंथ आएगा और अप्रैल का मंथ आएगा। 1, 2 एंड 3 और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे, ऐसा मानते हुए हम ये वीडियो जो है बना रहे हैं। तो 1, 2 एंड 3 अब हमारे पास कुल मिलाकर रह गए हैं 3 मंथ्स और हमें ध्यान से अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाना है कि इस 3 महीने को हमने कैसे जो है यूटिलाइज करना है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है इस 3 महीने के दौरान। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत जाकर लेट रियलाइज होता है, अप्रैल के महीने में जाकर कहेंगे काश मैं 2 महीने पहले ऐसा कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो काश जो शब्द है उसको हम अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, बिकॉज जो आने वाला अटेम्प्ट है मई 2019 का / जून 2019, हम ये चाहेंगे कि उसमें हमारा एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से डेफिनेटली क्लियर हो जाए। किसी भी प्रकार की जो है आशंका, जो प्रोबेबिलिटी है वो हम यहां से निकाल दें और पूरी तरह से तैयार हो जाए दैट यस इन दिस अटेम्प्ट आई विल डेफिनेटली पास। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब हमारे जो वीडियो ये देख रहे हैं और जो स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं मई 2019 में, उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु विल बी अपीयरिंग ओनली एंड ओनली फॉर द सिंगल ग्रुप एंड देयर विल बी द स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट हमारे सामने हैं, जो या तो सिंगल दे रहे हैं, सिंगल का मतलब या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2, बोथ का मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इंटरप्रिटेशन तो पढ़ा ही होगा। और का मतलब है या तो पहला या दूसरा दे रहे हैं, बोथ का मतलब है 1+2, दोनों ग्रुप्स आप दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है वो थोड़े से रिलैक्स हैं, लेकिन जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, क्योंकि आपने डिसीजन जो है इतना बड़ा ले लिया है कि आपको बोथ ग्रुप देना है, तो ऑब्वियसली आपकी मेहनत भी ज्यादा होगी और आपको टेंशन भी थोड़ी ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर ये मानते हैं कि आपको अगर हार्डवर्क ज्यादा करना है, टेंशन ज्यादा है, तो उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा आपके लिए तैयार हो रहा है, प्रोवाइडेड हम अच्छे से उस रिवॉर्ड को पाने के लिए मेहनत करें। तो आइए सिंगल ग्रुप की पहले बात कर लेता हूं। सिंगल ग्रुप की बात अगर मैं करता हूं, इन दैट केस हमारे पास वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 4 सब्जेक्ट्स। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं हमें 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। सीए इंटर में तो 4 हैं, ग्रुप 1 में 4 हैं, ग्रुप 2 में। लेकिन अगर आप आईपीसी में हैं तो अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट की जगह ऑब्वियसली आपका हो जाएगा 3 सब्जेक्ट। लेकिन मैं अपनी प्लानिंग जो है आपको इसी हिसाब से बताऊंगा, आप 1 सब्जेक्ट माइनस करके अपना अकॉर्डिंगली जो है यूटिलाइजेशन समय का कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग 4 सब्जेक्ट्स एंड एक अजम्पशन बेसिक में यहां पर ले रहा हूं दैट हमारी कोचिंग जो है वो या तो खत्म हो चुकी है या फिर अगले 10-15 दिन के अंदर खत्म होने वाली है। बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि जब भी हमें एग्जाम देना है वी शुड
प्लान आर स्टडीज इन सच अ मैनर कि ऑलमोस्ट 2 या 2.5 महीने पहले हमारी जो है क्लासेस सब तरह की खत्म हो जाएं और अंत के 2-2.5 महीने जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए ही बचे हों, जिसमें हम कहीं पर क्लास नहीं जाएंगे लगाने के लिए, हम सिर्फ घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। सो अगर हम सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, इन दैट केस जो मेरे पास आने वाले 1, 2 and 3 मंथ्स हैं उसकी प्लानिंग मुझे किस तरह से करनी है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल वे में लिखना चाहूंगा रादर देन वर्टिकल। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। अगर मैं ये मानता हूं कि हम 1 Feb से अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई हैव टू प्लान माई स्टडीज इन सच अ मैनर दैट बाय अप्रॉक्सीमेटली 15th और या फिर थोड़ा सा रिलैक्स रहते हुए 20th मार्च तक, 15 नहीं तो 20 मार्च तक मैं जो है पहली रिवीजन अपने चारों सब्जेक्ट्स की जो है खत्म करूं। अब ये खत्म कैसे करनी है, हर स्टूडेंट का अपना एक डिफरेंट तरीका हो सकता है पढ़ने का, लेकिन यूजुअली तरीका जो बेस्ट रहता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई कहता है सर एक दिन में 2 ही पढ़ेंगे। देखिए दिन में होते हैं 24 घंटे, उसमें से 7-8 घंटे सोने के निकाल दो, 3-4 घंटे लेजर के निकाल दो, तो भी अपने पास 12 घंटे बचते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हाँ आने वाले एग्जाम में हम डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास हों, तो हमें आज से इसी समय से मेहनत करनी स्टार्ट करनी होगी। तो ऐसा नहीं कि 5 या 6 घंटे पढ़ रहे, नहीं, वैसे नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ते हो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ प्रोडक्टिव स्टडी हम इस समय कोई 15, 16, 17 घंटे की जरूरत नहीं है, ना ही 5-6 घंटे, वो बहुत कम हो जाएगा। तो एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। 3 घंटे लेट से एक सब्जेक्ट पढ़ा, 1 घंटे का ब्रेक दे दिया। थियरी सब्जेक्ट है, यूजुअली आप 2 से 2.5 घंटे ही पढ़ सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं, यहां पर आइए, यहां नीचे लिख देते हैं जी कहीं। अगर कोई थियरी सब्जेक्ट है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, जो डिस्क्लेमर साथ में है, कोई बच्चा इसको सुपरसीड करके कुछ और करना चाहे, दे कैन ऑलवेज डू दैट। बाकी सभी टीचर्स के भी मेरे से व्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियरी सब्जेक्ट में ऐसा मानता हूं कि 2 से 2.5 घंटे मिनिमम कह रहा हूं। अगर आप इसको 3 घंटे तक एक्सटेंड करना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन एक्सटेंड। 2 से 2.5 घंटे मिनिमम हमें थियरी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए इन वन सिटिंग। और जहां तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात आती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स में मानता हूं कि मिनिमम हमें पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की या सिंगल ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में ही 2 प्रैक्टिकल हैं, 2 थियरी हैं मानते हुए, तो अगर मैं 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, 2.5 आवर्स इंटू 2 ये हो गया है 5 घंटे एक दिन में, और 3 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देता हूं तो ये हो गया 6 आवर्स, मींस टोटल ऑफ 11 आवर्स जो है हम अपने एक दिन के लगा रहे हैं। और बिलीव मी, अगर हम इस तरह से जो है प्रिपरेशन अपनी करेंगे तो ये टारगेट अचीव करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक दिन में 1 पढ़ें 2 पढ़ें, तो प्लीज ऐसा ना करें। बेस्ट अप्रोच मेरी तरफ से तो यही है कि आप एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स जो है अपने पढ़ें। टारगेट बनाएं कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट का ये चैप्टर मुझे करना है, तो इसकी लेंथ को देखते हुए, उसकी वेटेज को देखते हुए मुझे ये 1 लेक्चर में खत्म करना है, 1 सिटिंग में, 2 सिटिंग में, 4 सिटिंग में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स कर रहे हैं, अमलगमेशन चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, हो सकता है आप उसको 4 या 5 सिटिंग में लेकर जाएं। पार्टनरशिप चैप्टर है, आप उसको 6 या 7 सिटिंग में लेकर जाएं। लेकिन अगर एवरेज ड्यू डेट कर रहे हैं, हो सकता है आपका 1 सिटिंग 3 आवर्स में ही वो हो जाएगा। अकाउंट करंट 1 सिटिंग में हो जाएगा। अपने सब्जेक्ट की बात करूं कॉस्ट एफएम की, तो वहां पर डिपेंड करते हैं आप चैप्टर कौन सा कर रहे हैं। अगर आपने चैप्टर उठा लिया है ओवरहेड्स, तो कम से कम 2 से 3 सिटिंग आपकी कम से कम जो है लगने वाली है। एफएम की बात करूं, कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपने उठाया तो 4 से 5 सिटिंग आपको लगानी पड़ेगी अगर आपको अच्छे से कंट्रोल उस पर्टिकुलर चैप्टर पर लेना है। लेकिन हाँ, यहां पर साथ में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि थ्योरी पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिकल, देखिए एग्जाम जो है हमारा 3 महीने है उसमें। अभी कुछ बच्चों को कम लगते हैं, कुछ बच्चों को ज्यादा लगते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है। थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब एक एप्रोप्रिएट सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। बच्चे मुझे व्हाट्सएप करके पूछते हैं या फिर लाइव सेशन जब हम डाउट्स का लेते हैं उसमें पूछते हैं कि सर क्या ये 3 मंथ्स हमारे लिए कम तो नहीं है, क्या 2 ग्रुप की प्रिपरेशन हो जाएगी? अरे 3 महीने की सेल्फ स्टडी में तो हम सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर लेते हैं यार, तो 3 महीने सीए इंटर के लिए बिल्कुल सही है, कम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं कहना चाह रहा था वो इस प्रकार से है, देखिए 3 मंथ्स अभी शेष हैं, हमने क्लासेस ले ली हैं या खत्म होने वाली हैं। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, दैट वी कैन नॉट ब्लफ विद आवरसेल्फ। आपकी किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसी है, कैसी क्लास हुई, वो आपको पता है अच्छे से। मेजॉरिटी स्टूडेंट ने क्लास अगर ली है तो मैं ये मान दूं कि आपकी क्लास अच्छे से हो गई होगी, लेकिन हम में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने क्लास ली लेकिन किसी कारण से दे आर नॉट सेटिस्फाइड। या तो आप खुद से क्लास में रेगुलर नहीं थे, कोई प्रॉब्लम आन पड़ी जिसकी वजह से काफी सारी क्लासेस मिस हो गई, काफी सारे चैप्टर मिस आपके हो गई, या फिर आपने जहां पर क्लास लगाई शायद वो लोग जस्टिफाई नहीं कर पाए उस चीज के साथ, या फिर जो उन्होंने कराया आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सफिशिएंट नहीं है, मेरा इतने से नहीं बनेगा, मुझे और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। सो प्लीज प्लीज प्लीज
मैं हर बार कहता हूं कि स्टडीज के ऊपर जब आप खर्चा करते हैं दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ इन द P&L अकाउंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ये बैलेंस शीट आइटम है जो आप खर्चा करते हैं। सो डोंट हेजिटेट, अगर आपको लगता है आपको कोई क्लास लेनी है फास्टैग एक्सेट्रा की, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, बिकॉज 3 महीने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे उस वक्त आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि काश मैं ये कर लेता, या फिर यार मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट वीक रह गया। सीए एग्जाम में इतना कम रिजल्ट आता है, बच्चे फिर बाद में कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम में से काफी स्टूडेंट अपने इस रिजल्ट के लिए खुद भी जिम्मेवार होते हैं। किसी फ्रेंड ने कह दिया अरे यूट्यूब पे ना इस टीचर की वीडियो देख ले, वहां से बस समझ आ जाएगा, क्लासेस क्या लेने की जरूरत है, ये देख फ्री नोट्स है मेरे पास, ये देखिए है मेरे पास। तो ऐसा प्लीज कोई भी शॉर्टकट मत अपनाएं, सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट नहीं, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। राइट गाइस? सो थियरी और प्रैक्टिकल का इस तरह से आपने जो है पढ़ाई करनी है। फर्स्ट रिवीजन आपकी 15 या 20 मार्च तक खत्म हो जानी चाहिए, जिसमें आप एक्सटेंसिवली सभी चीजों को करेंगे। उसके बाद समय आता है आपकी सेकंड रिवीजन का। उसके बाद समय आता है सेकंड रिवीजन का, जो कि मान लीजिए मैं 20th/15 मार्च के बाद स्टार्ट करूंगा, और ये रिवीजन हमारी चलेगी लेट्स से 15th अप्रैल या फिर लेट्स से 18th अप्रैल। मतलब कहने का कि 1 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली आप अपनी सेकंड रिवीजन को लगाएंगे, जहां पर जो आपने पहली बार पढ़ा आप उसको वापस से रिवाइज करेंगे। सीए एग्जाम में जाकर परफॉर्म करने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेंगी। एक बार क्लास में पढ़ा और सोच रहे हैं कि जाकर परफॉर्म कर दें, नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि सिलेबस इतने वास्ट है, इतने ज्यादा है। एक बार पढ़कर चीज समझ में तो आ जाएगी, लेकिन आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। रिटेन रखने के लिए हमें करनी होगी मल्टीपल रिवीजन। जो आपने यहां पर पढ़ा था उसकी सेकंड रिवीजन आप यहां पर करेंगे। ऑब्वियसली पहली बार जब पढ़ लिया तो चीजें समझ में आ चुकी हैं, अब आपको उतना समय नहीं लगेगा, अब आपको समय लगने वाला है कम। और अंत में जब हम यहां पर पहुंचने वाले हैं थर्ड रिवीजन, मैं एज्यूम करता हूं कि लेट्स से आपका फर्स्ट पेपर 2 मई को है, तो कम से कम आप 3-4 दिन पहले उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। तो हमारे पास 28 अप्रैल तक का समय है। मींस ये जो 10 दिन हमें मिले हैं, इस 10 दिन में मुझे फिर से क्विक रिवीजन, क्विकेस्ट टाइप ऑफ रिवीजन देनी है, जिसमें चाहे मैं सभी चीजें ना करूं, लेकिन जो जो चीजें मुश्किल हैं या इंपॉर्टेंट है, आई विल रिपीट अगेन, जो या तो मुश्किल हैं या इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से भी किसी कैटेगरी में आ रही हैं, तो आपको उसके लिए यहां पर जान डालनी होगी। और बिलीव में जब आपकी इस तरह से 3 रिवीजन हो जाएंगी, एग्जाम से पहले एक दिन की छुट्टी भी मिलती है, आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं उस एग्जाम को फाड़ने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए, और उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, डेफिनेटली विद द एग्जामिनेशन। ये तो बात रही 4 सब्जेक्ट्स की जिन बच्चों का सिंगल ग्रुप है। मैं पहले बोथ ग्रुप का प्लान भी बता रहा हूं, उसके बाद मैं यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा फॉर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट ऑल्सो। कमिंग टू दी बोथ ग्रुप्स, बोथ ग्रुप की बात करता हूं तो या तो आपके 8 रुकिए जी, आई बिलीव इन स्टैंडर्डाइजेशन अलॉट, तो मैं सेम कलर का ही यहां पर जो है पेन चाहूंगा, सो दैट आपको उसी अंदाज में जो है समझा सकूं। So both groups के लिए we are saying that we will be having either the 8 subjects or the 7 subjects depending upon whether we are in intermediate or we are in IPC। सबसे पहले बात तो आप लोगों को congratulate करना चाहता हूं कि आपने ऐसा डिसीजन लिया that yes you are going to appear for both the groups। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा उस स्टूडेंट के साथ रहते हैं जो कि इतना रिस्क लेता है, क्योंकि इसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा आता है। So coming to the same point, we are having again 1, 2 and 3 months। अब जैसे ही हम ये बात कर रहे हैं that सिंगल ग्रुप वाले के लिए भी मैंने ये कहा 1, 2 and 3 मंथ से हमें इस तरह से रिवीजन करनी है, ऐसा करना है वैसा करना है। अब ऑब्वियसली जो बच्चा सिंगल ग्रुप करके, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पहले छोटा सा पॉइंट बता दूं, मान लीजिए देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी, तो इन्होंने सिंगल ग्रुप करके दिया, लेट्स से एज्यूम करते हैं एक मई 19 में दिया, एक नवंबर 19 में देंगे, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूं। सो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि इस बच्चे ने यहां 400 नंबर का पेपर दिया, सीए इंटर का ग्रुप 1 दिया, और यहां 300 मार्क्स लिए, क्या बात है। यहां फिर से ग्रुप 2 दिया 400 नंबर का, और फिर से 300 मार्क्स लिए, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 75% बहुत ही बढ़िया परसेंटेज मानी जाती है। वेयर इज देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी, उसने एक ही बार मई 19 में पेपर दिया, और टोटल 800 में से इसके आए हैं मात्र 450 मार्क्स, यानी कि 60% भी टच नहीं हो पाए, लेकिन इसने एक बार में पेपर दिया। तो इन दोनों में से ज्यादा वेटेज किस स्टूडेंट की होगी? ऑब्वियसली उस स्टूडेंट की जिसने सिंगल सिटिंग में बोथ ग्रुप्स को क्लियर किया है, बिकॉज ये सिर्फ मार्क्स शो नहीं करता आपके कि मार्क्स कम है या ज्यादा, इट शोज कि आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, कितना हार्डवर्क आपने एक बार में किया है। सो it is always ideal to score less marks by clearing both groups in single sitting rather than clearing each group in different sittings, 2 sittings with more marks। It is always advisable to be Mr. B rather than Mr. A। So यहां पर मैं ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार क्या होगा, जो बच्चे इस दोनों ग्रुप दे रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड सिंगल ग्रुप दे रहा होगा ना, तो उसकी प्रिपरेशन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हो सकता है आपसे ज्यादा हो। अकाउंट्स का मान लीजिए आपने किसी चैप्टर ही किए हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व, तो आपके फ्रेंड ने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा है थोड़ा सा, लेकिन
आपको यहां पर समझना होगा कि शायद वो इसलिए हमसे आगे क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, जबकि मेरे पास उससे दुगने सब्जेक्ट हैं। तो यहां पर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर गेम नहीं खेल रहे, हमें अपने ओवरऑल मार्क्स के ऊपर ध्यान देना है, जो कि चाहे उस फ्रेंड से हमारे कम हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक ही सीटिंग में दोनों ग्रुप्स दिए हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज तो उसके कंपैरिजन में यहां पर रखते हैं। ओके, सो जब हम यहां पर प्लानिंग करेंगे बात तो सेम ही रहेगी कि थ्योरी को इतना पढ़ना है, प्रैक्टिकल को इतना पढ़ना है, लेकिन अब बच्चे कहते सर आपने जिनका सिंगल ग्रुप है उनको बोला कि चारों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ लो, तो जिनका बोथ ग्रुप है क्या उनको 8 के 8 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, आपको 8 के 8 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ने, और ना ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं ये एज्यूम करता हूं कि हाँ हम अपनी प्रिपरेशन जो है यहां 1 फेब से अगर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि आपकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी है या फिर अगले 5-10 दिन में खत्म होने वाली है, तो आपको प्लान बनाकर चलना होगा। एक टाइम पर आपको एक ग्रुप की प्रिपरेशन करनी होगी, एंड जैसे ही वो खत्म हो जाएगा आपको ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। एंड नीडलेस टू से, अगर मैंने उन बच्चों के लिए कहा है कि 11 आवर्स है, अगर आप चाहें और अगर आप में इतना दम है, जो कि होना चाहिए अगर हमने बोथ ग्रुप फिल किए हैं, तो आपको इस सिटिंग को थोड़ा सा अपना बढ़ाना होगा। यू शुड एक्सटेंड इट बाय एटलीस्ट 2-3 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, अगर हम चाहते हैं कि में हमारा एग्जाम अच्छे मार्क्स से दोनों ग्रुप्स क्लियर हों। सो सिंगल ग्रुप की जब आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं कि 1 महीना हमें लेकर चलना होगा 28 फेब या फिर 2-3 मार्च तक, और फिर दूसरे ग्रुप के लिए फिर से हमें अनदर 1 मंथ चाहिए होगा। एज्यूमिंग इट कि 31 मार्च तक जो है हम अपना 8 के 8 सब्जेक्ट्स एक बार खत्म करेंगे, बिकॉज ऐसा इसलिए जरूरी है कि अगर आपने 31 मार्च तक खत्म ना किया और ये डेट आपकी एक्सटेंड होकर चलेगी 15 या 20 अप्रैल तक, तो वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैंने अभी तक एक रिवीजन करी है 20 अप्रैल तक, तो मैं तो 2 ग्रुप नहीं दूंगा, मैं तो एक ही दूंगा। तो वहां पर जाकर हमारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी प्रिपरेशन हमें अभी से कंट्रोल में लेनी होगी, रादर देन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। इट इज द राइट टाइम। उसके बाद सेकंड रिवीजन के लिए आपको कोशिश करनी होगी आप किसी ना किसी तरीके से 20 अप्रैल तक खत्म करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि आपके बोथ ग्रुप में और बस आप 2 रिवीजन करें। ये जो मैंने एरिया ये वाला मार्क किया था, दिस एरिया of the third revision, this is required here also, this is going to be very very important, क्योंकि थर्ड रिवीजन जो होगी हमारी क्विकेस्ट रिवीजन होगी उन टॉपिक्स की जो या तो फिर से कहूंगा इंपॉर्टेंट है या फिर ज्यादा मुश्किल हैं, तो उन चीजों की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। अब यहां पर आते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या कोर्स का कवरेज आपको करना होगा, तो यहां पर कहना चाहूंगा कि डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिकल क्लास कहां से किया है, लेकिन अब आप उसको भूल जाइए। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं, तो जो भी आपने क्लास लगाई वहां के जो नोट्स आपको मिले होंगे, मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा स्टडी मटेरियल आपने नहीं छोड़ना है। उसके अलावा जितने भी पुराने 4-5 आरटीपीज आपको करके जाने चाहिए, जो एमटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वो करने चाहिए, और आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने चाहिए। बच्चे पूछते हैं सर कितने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने चाहिए, तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको कहता हूं 4 एग्जाम के कर लो, 5 के कर लो। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है ये सभी। तो मैं तो अपनी क्लास में पिछले ऑलमोस्ट 38 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन फिर भी जितना आप कर सके अपने समय के अनुसार कीजिए है। उसके बाद आती है बात थ्योरी की। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी के लिए हमें क्या करना है, जहां से आपने पढ़ा उस टीचर के नोट्स डेफिनेटली आपको करने हैं। इसके लिए भी मैं कहूंगा एसएम। सर इसमें स्टडी मटेरियल क्यों पढ़ना, अगर हमने क्लास ले ली। स्टडी मटेरियल पढ़ने से ज्यादा बेटर है आपको ये देखना कि क्या सारे टॉपिक टीचर ने कवर करवा दिए थे। बहुत से टीचर ऐसा करते हैं कि अपने नोट्स बना दिए, काफी सारे टॉपिक स्किप करा दिए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको स्टडी मटेरियल से टैली करने हैं अपने नोट्स। अगर कोई टॉपिक अनटच है तो आपको डेफिनेटली वो करके जाना होगा। इस सब्जेक्ट के लिए भी आपको आरटीपी और एमटीपी देखने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन के इंस्टीट्यूट किस तरह का सवाल पूछ रहा है। सिर्फ क्वेश्चन देख लेना, आंसर के लिए चाहे फिर से अपने नोट्स को रेफर कर लेना। एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, बहुत सारे टीचर्स और लोग आपको ऐसे मिलेंगे कहने वाले कि यार ये तो नया सिलेबस है, इसके लिए पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कहां से लाओगे। लेकिन मूर्खों, ये मानो कि यार जो आईपीसी में चैप्टर थे वही तो इंटर में है, सिर्फ थोड़ी मोटी 5-7% की तो फेरबदल है। तो बाकी सभी चैप्टर्स जो सेम हैं, जो सब्जेक्ट सेम है, उनका आप सीए आईपीसी वाला भी स्कैनर जो है यानी कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, राइट। और प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट कौन से हैं ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इस प्लान के साथ आप स्टिक करिए, 3 रिवीजन का प्लान रखिए, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपकी ही जीत होगी। एंड जैसा मैंने कहा, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो प्लीज 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 किसी भी तरह से ब्लफ मत करिए कि ठीक है यार हो जाएगा, एक ही सब्जेक्ट है, यही तो चैप्टर है। नो, एग्जाम में जब अपीयर होने जा रहे हैं, जितने भी ये सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, इन सभी में आपकी कमांड होना जरूरी है। तभी हम आईसीआई को चैलेंज कर सकते हैं जाकर एग्जाम में कि यस आप मुझे फेल करके दिखाओ, मैं आया हूं पास होने के लिए, क्योंकि अपना टाइम आएगा। थैंक यू गाइस, विद दिस आई टेक द लीव, ऑल द वेरी बेस्ट।